हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th का सोशल साइंस का। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वाला भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सेम क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, हिंदी के अंदर। ओके, और मैं पहले बता दूं यार, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपका कट चुका और वो लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो। यार उसमें दिक्कत ही है, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक छुड़वाऊंगा, फिर एक करवाऊंगा, फिर एक छुड़वाऊंगा, बोलूंगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने प्रैक्टिस पेपर लिया, और ये ऐसा वैसा प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट जितने भी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड बोर्ड हो, सबको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, सबसे कम सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का है। तो सीबीएसई बोर्ड में जो चैप्टर आ रहे हैं ना, वो हर बोर्ड में है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है। ओके, तो चलो जी, हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट मैच। बिस्मार्क इटली, क्या बिस्मार्क इटली का था? ना। जर्मनी जो मजीनी जो था, गसे पे मजीनी, मैं पूरा नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप नोट्स में अच्छे से ढूंढ पाओ। वो जर्मनी का था? नहीं। कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर ब्रिटेन का? नहीं। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का? बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, तो इसका होगा डी। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर असर्शन और रीज़न क्या होते हैं, ये हमें समझाओ और इसको हमें आंसर कैसे करना है। देखो सिंपल है, दो लाइनें दे रखी होगी, ऊपर ये लाइन दे रखी है ना असर्शन, उसको आपको रीड करना है, ठीक है। उसका आपको रीज़न ढूंढना है, और क्या रीज़न नीचे वाले जो रीज़न लिखा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा वो बताना है, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं। तो महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल किया था, ठीक है। अपने राइट्स के लिए पार्टिसिपेट किया था कि लोगों को राइट्स मिल जाए और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, ठीक है। पर क्या वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सही गई? क्या उनको, गांधी जी को कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको निराश लौटना पड़ा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। अब रीज़न पढ़ो, क्या जो मैंने रीज़न अभी अभी बताया क्या यही रीज़न है? अ पैक्ट वाज साइन बिटवीन इरविन एंड महात्मा गांधी इन 1931। यार ये तो नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी ने और इरविन ने जो पैक्ट साइन किया था वो पहले साइन किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो यानी लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है, मतलब इरविन पैक्ट साइन तो हुआ था बट वो पहले हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो यानी एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट जो रीजन है वो एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझे ना, लाइनें तो दोनों की दोनों सही है। पार्टिसिपेट भी किया था सेकंड राउंड टेबल में, और महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक समझौता भी किया था, एक पैक्ट साइन भी किया था, बट सेकंड राउंड टेबल में नहीं किया था, उससे पहले किया था। तो यानी ये दोनों की दोनों लाइनें तो सही है, यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। एजर्शन और रीजन ए और आर लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में तो याद रखना कि ऐसे मत सोचा ना कि ए और आर क्यों लिखा है। एजर्शन और जो आपका रीजन है वो दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। अगर अभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपलोड करूंगा अलग से वीडियो के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के बारे में कौन सा पॉइंट सही है? रेड एंड ब्राउन इन कलर होती है, बिल्कुल सही है। सैंडी एंड स्लाइन होती है, मतलब थोड़ा सा एक कह सकते हो सॉल्टी होती है, ठीक है। और रेतीली होती है, बिल्कुल सही है। ड्यू टू द हाई ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि राजस्थान में एरिड सॉइल पाई जाती है, आपको पता है एक ही स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पर एरिड सॉइल ज़्यादा पाई जाती है मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या है कि इवेपोरेशन जल्दी होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी सारी की सारी स्टेटमेंट एरिड सॉइल के बारे में सही लिखी हुई है। ओके, ये भी सही हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अ कंट्री, ध्यान से सुनना, अ कंट्री हैविंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द बेटर एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पर जिस कंट्री में बेटर लिविंग कंडीशंस हो, बेटर एनवायरनमेंट हो, हेल्थ का और सेफ्टी का, उसको हम क्या मानते हैं? डेवलपिंग कंट्री मानते हैं? नहीं, हम उसको डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। ध्यान से देखो, ये फ्लैग लिखा हुआ है वन पार्टी सिस्टम, और सारे के सारे चाहे हाउस और ये सारे के सारे सल्यूट मार रहे हैं। इसका मतलब ये वन पार्टी सिस्टम का एक तरह से एक्सप्लेनेशन हमें दे रखा है, और इसमें ये बता रखा है कि वन पार्टी सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही आपको लिखना था कि वन पार्टी सिस्टम। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ना, मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, बट पहले हम कर लेते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कांडला पोर्ट जो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का? बिल्कुल नहीं, मुंबई पोर्ट है लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। रिमूविंग ट्रेड बैरियर और द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा? लिबरलाइजेशन, ठीक है। 1991 में हम लेकर आए थे जब मनमोहन सिंह जी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ये चारों में से कौन सा नहीं आता। डिफेंस बिल्कुल आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी साइबर क्राइम वगैरह, वो इस पर भी यूनियन लिस्ट कानून बना सकती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, क्यों? क्योंकि उस पर कानून स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। और साथ में ट्रेड, ट्रेड भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सेंटर भी बना सकती है, व्यापार वगैरह उस सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, उस पर रूल्स और रेगुलेशन, उस पर लॉ। तो यानी 2 और 4 दोनों की दोनों इसका आंसर है। तो यानी देखते हैं, ये देखो बी है इसका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। बहुत ईजी है। गोल्डन कलर का फाइबर कौन सा होता है? कौन सा होता है आपका? पटसन। पटसन को इंग्लिश में बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं? जूट। हाँ जी। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगता है? आई होप आपको पता हो। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, इंडिया के अंदर, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो आपको पता ही है, हमारा बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि 1 ज़ैद क्रॉप बतानी है आपको। मैं 2 बताता हूँ, वाटरमेलन और कुकुम्बर। याद रखना, ये ज़ैद रबी और खरीफ जो सीज़न होते हैं उनके बीच में होती है। ओके, आप कैसे एयर पोल्यूशन को सही कर सकते हो? सिंपल सीधी बात है यार, कि जितना हो सके अपने कार वगैरह को कम यूज़ करके, ज़्यादा धुआं ना करके, ये सारी की सारी चीज़ें करके, ठीक है। और एयर चिमनी वगैरह ये यूज़ करके, ये सारी चीज़ें आपको पता है, 1 मार्क्स में लिखना है आपको, लिख दोगे आप आराम से। वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए जो फैक्ट्री के बाहर जो कूड़ा जाता है ना, मतलब नदियों के अंदर डायरेक्टली कूड़ा जाता है, उसको पहले क्या कर लेना चाहिए? ट्रीट कर लेना चाहिए, जिससे वाटर ख़राब ना हो। सिंपल। नेक्स्ट है, ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से सुनना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज़ कि आप दिल्ली से चेन्नई जाना चाह रहे हो, फ्रॉम चेन्नई यू ट्रैवल टू, ओके, चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, मतलब आपको दिल्ली से चेन्नई कोई चीज़ लेकर जानी है, मेडिकल हार्ट सर्जरी के लिए इमरजेंसी है, तो आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे? आपको जल्दी जाना है, सिंपल, एयर ट्रांसपोर्ट का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सपोज़ यू हैव विजिट योर फ्रेंड हाउस, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, दिल्ली के अंदर ही है वो, सेम सिटी के अंदर है, तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होगा? एयरप्लेन से तो जाओगे नहीं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कहाँ ले जाओगे आप, ठीक है। और सबसे बढ़िया रहेगा रोडवेज़, रोड से जाओ आप, क्योंकि समुद्र यहाँ से निकलता नहीं है, वाटरवे नहीं है। 3 ही वे होते हैं, वाटरवे, लैंड, जो हमारा रोडवे, और साथ में जो हमारा क्या होता है कि एरोप्लेन वाला मोड होता है, एयरवे होता है। तो सबसे सही रोडवे रहेगा, क्योंकि जो है दिल्ली के अंदर भी ऐसा रेलवे वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे सही रोडवे रहेगा। तो आंसर नंबर 11 भी हो गया आपका। दोनों और वाले मैं दोनों करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना। इकबाल है, इकबाल अपनी 5 अलग अलग फैमिली मेम्बर के साथ क्या करता है? एक फार्म पे काम करता है और 50 टन वीट उगाता है, गेहूँ उगाता है। उसका डिस्प्यूट हो जाता है अपनी फैमिली से, ठीक है। बट फिर और कुछ मेंबर होते हैं, या 2 मेंबर लिखा है, 2 मेंबर ऑप्ट आउट ऑफ द फैमिली, 2 मेंबर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उस फार्म पे सिर्फ और सिर्फ कितने लोग काम करते हैं? एक तो इकबाल हो गया, और इकबाल के साथ 3 और काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं। पहले ज़्यादा लोग काम करते थे, अब सिर्फ 4 लोग काम करते हैं, बट फिर भी 50 टन होता है। तो जो बाकी एक्स्ट्रा लोग थे वो किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित थे? वो थे आपके प्रच्छन्न बेरोजगार। व्हाट डू यू मीन बाय प्रच्छन्न बेरोजगार? इसको कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि विच पार्टी सिस्टम इज़ नॉट कंसीडर गुड फॉर द डेमोक्रेसी? 1 पार्टी सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में चॉइस होनी चाहिए, बट 1 पार्टी सिस्टम में चॉइस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? आपको पता ही है, ब्रुसेल्स में। 1 मार्क्स में मैंने नोट्स में बिल्कुल ध्यान दे के आपको बताया था कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट रेजिडुअरी सब्जेक्ट, यानी रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट होते हैं साइबर क्राइम वगैरह, उन पे लॉ बनाने का काम किसका होता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिविल वॉर क्या होता है? जब एक कंट्री के अंदर ही गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाए, खून खराब हो जाए, तो उसे ही हम सिविल वॉर कहते हैं। इससे कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडिया एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ये सारी की सारी PDF के सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, ठीक है। पहले बता दूँ आपको, और एक एक क्वेश्चन मैंने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मैं खुद देख कर हैरान हो गया। मैंने आपको बोला था ना कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कर लो, समझ लो आपका चैप्टर खत्म है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिंपल सीधी बात है दोस्त, हमको लगता है कि जी अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग क्वेश्चन नहीं आता। घुमा फिरा के थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज होगी, क्वेश्चन सेम ही आएगा, रिपीट ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उसमें सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही करवाए हैं आपको। तो वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स के भी आपने देखे होंगे कि सारे के सारे मैंने आपको अच्छे से बताया था, सारे के सारे उसमें इंक्लूड हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। पहले तो चैप्टर,
प्लस MCQ प्लस PYQs, ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से वीडियो देख लो, क्योंकि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे वैसे तो मैंने बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी था 1 मार्क्स की वीडियो में, जब मैंने आपको चैप्टर 1 जो हमारा राइज ऑफ यूरोप था, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें ये क्वेश्चन था। बट बहुत सारे क्वेश्चन है जो अलग आ सकते हैं, तो इसलिए चैप्टर की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MCQ की वीडियो देख लेना, ठीक है, और उसके बाद आप PYQs की वीडियो देख लेना, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 के प्लांटेशन जो वर्कर थे, जो प्लांटेशन में काम करते थे असम वगैरह के बगानों में, तो उनकी जो सोच थी महात्मा गांधी के स्वराज को लेकर, वो अलग थी। पहले तो आपको याद है ना, 1959 के अंदर एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, कहाँ पर, हमारे असम के अंदर। वहाँ पर क्या था कि जो वर्कर होते थे ना, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, परमिशन भी नहीं दी जाती थी उनको बाहर निकलने के लिए, तो उनके लिए आज़ादी थी कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। जैसे उनको पता चला ना, इसका मैंने नोट्स में बिल्कुल अच्छे से आंसर दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जाकर देख कर आ जाना, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी ने बोला है कि वो उनको अलग अलग एरिया में लैंड देंगे, तो वो अपने घर की तरफ निकल लिए, ठीक है। तो ये उनको लग रहा था कि गांधी जी उनको उनके एरिया में लैंड देंगे, बट गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो ये उनका मिस इंटरप्रिटेशन था। उसके बाद वो जब रेलवे स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने उनको देखा और वो बहुत मारते हुए दोबारा से उनको प्लांटेशन में ले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव। मैं आपको पहले ही बता दूं, चैप्टर है ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इस चैप्टर के आपने PYQs नहीं देखे तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये चैप्टर फिलोसफिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके आप PYQs की वीडियो ज़रूर देखना। क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों की डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाती है, यहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी एक रूम होता है जिसमें आप अपने मिस्टेक को दोबारा से करेक्ट कर सको। आपने एक बंदे को वोट दिया, 5 साल बाद आपने उसको लगा यार गलती कर दी, इसको वोट देके आप दूसरों को दे दो, बात खत्म, है ना। और साथ ही में इसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 के मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट मे यू नीड टू लिव वेल। जैसे कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता, जैसे कि एक तो आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंड, आपको इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता वो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स एंड दैट यू नीड टू लिव वेल। जीने के लिए, अच्छे जीने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही आती है, ठीक है। रिस्पेक्ट हो गई, फ्रीडम हो गई, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, ओके, मेडिकल हेल्थ वगैरह हो गई, सारी चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ओके। नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन एंड द स्टेट बाउंड्री। यानी ये जो हमें बुरे इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं ना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के, कॉन्सिक्वेंसेज है, ये नेशन और स्टेट की बाउंड्री के नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ये कॉन्सिक्वेंसेज हमें एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के देखने के लिए मिल रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के, वो नेशन और स्टेट तक सीमित नहीं है। इसके लिए हमें म्यूचुअल काम करना पड़ेगा, म्यूचुअली मिलकर काम करना पड़ेगा, और अपने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको सॉल्व करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फेडरलिज्म का मैंने आपको बताया था, क्रिएशन मतलब जब क्रिएट किया गया था लिंग्विस्टिक स्टेट, तो बहुत सारे लोगों को डर था, हमारे नेताओं को डर था कि अगर हमने स्टेट अलग अलग लैंग्वेज के नाम पे बना दिया तो फिर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, कंट्री टूट सकती है, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था, तो वैसे ही बाकी सारे स्टेट अलग हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो मना कर दिया था उन्होंने कि हम ऐसा नहीं बनाएंगे, डिले कर रहे थे, बट उसके बाद आंध्र प्रदेश में मूवमेंट वगैरह चले, उसके बाद क्या था कि स्टेट बनाया गया एक, ठीक है, अलग अलग स्टेट बनाए गए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनाई गई थी एक, ठीक है। शायद आपकी बुक में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। 56 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी और बोला कि बना देना चाहिए, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ये सबसे ज़्यादा मेजर टेस्ट था, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था, सब लोगों को डर था कि पाकिस्तान अलग हो चुका है तो बाद में ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो सबसे पहला मेजर टेस्ट था ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। डायरेक्ट आंसर मैंने लिखवा रखा है नोट्स में, वो लर्न कर लेना आप। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताने हैं। 2 रीज़न है, एक तो प्रूडेंशियल रीज़न
और एक मोरल रीज़न, ठीक है, दोनों के दोनों कि इससे कॉन्फ्लिक्ट सुधरते हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खून खराबा नहीं होता, सिविल वॉर नहीं होती, लोगों को राइट्स मिलते हैं, लोगों को बोलने का हक मिलता है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सोसाइटी बनती है। ये सारे के सारे रीज़न लिखने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, ठीक है, वाई इज़ रोडवे इंपॉर्टेंट दैन रेलवे। वही है कि रोड बनाने का खर्चा जो होता है वो कम होता है, ठीक है, साथ ही में रोड जो होती है अनड्यूलेटिंग टॉपोग्राफी पे भी बन पाती है। रोड जो होती है वो उसको क्या कहते हैं, ऐसे एरिया में भी बनाया जा सकता है जहाँ पर क्या हो कि पहाड़ वगैरह हो, माउंटेनियस एरिया में भी रोडवेज़ वगैरह क्रिएट की जा सकती है। ये सारे के सारे रीज़न लिखने हैं आपको, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट भी जो होती है रोडवेज़ में वो कम होती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कवर करवा रखा था। हाउ डज टूरिज्म एज अ ट्रेड इंडस्ट्री हेल्प द डेवलप्ड ऑफ इकोनॉमी, यानी जो टूरिज़्म है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में कैसे पार्टिसिपेट करता है। सिंपल है, बिल्कुल नोट्स के एंड में। ये टॉपिक था नहीं वैसे, बट मैंने जानबूझ के लिखवाया था उस नोट्स की वीडियो में, मेरे को पता था ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया था कि टूरिज़्म क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, हमारे एरिया को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे मान लो बहुत सारे टूरिस्ट एक जगह पर आते हैं तो गवर्नमेंट देखेगी भैया इस एरिया को सुधारो, बेइज्जती हो जाएगी ऐसे तो, है ना। साथ ही में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज यानी अमेरिका की करेंसी आती है। ये सारी की सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म एज अ ट्रेड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें रहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो, अब ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अटैम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। मत पढ़ो यार ये, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट होगा। पहले आप ट्राई करो, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ो मत, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मत पढ़ो इसे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही पहले तो ये बिना पढ़े ट्राई करना कि इसका आंसर दे दो, बट अगर इसका आंसर नहीं मिलता तब आप पढ़ना। बट कभी भी ऐसा मत करना कि सबसे पहले इसको पढ़ने लग जाओ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर ढूंढना क्या है, ठीक है। देखो, तो विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वॉज एम्फसाइज बाय द लिबरल। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का हिस्ट्री का, तो आपको पता होगा। ये तो मैंने बहुत ईजिली वे में करवाया था आपको, ठीक है। लिबरल क्या होते हैं? ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, बोथ आर द करेक्ट या नन ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं, लिबरल वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, यानी वोटिंग देकर गवर्नमेंट को चुना जाना चाहिए। ये डायरेक्ट मैंने बता दिया, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिबरलिज्म की क्या डेफिनेशन है? क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट पूछा गया इसका, ये मैंने नोट्स के अंदर बताया था और यही देखो लिखी भी है। जैसे देखो, साथ में मेरे को पता चल गया मेरे को लिबरलिज्म ढूंढना है। अब मेरे को एक वक्त में ही पता चल गया, यहाँ पर लिखा है लिबरलिज्म और यहीं पर डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म एक वर्ड से निकला है, लिबरल, जिसका मतलब है फ्री, ठीक है। जहाँ पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमको इक्वल राइट होने चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए और गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश कोड ब्रॉड बैक द लिमिट ऑफ सेफरेज मतलब सेफरेज मूवमेंट जो होता है ना, वुमेंस का वोटिंग राइट्स और ये सारे के सारे। सबसे पहले तो कौन सा कोड था? चैप्टर नंबर 1 में एक ही कोड है, नेपोलियनिक कोड, जिसको 1804 सिविल कोड भी बोलते हैं, ठीक है। आप नेपोलियनिक कोड लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका, विच कंट्री हैज़ बीन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टू द लिबरल कंट्री डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, पता ही है आपको। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। ट्राई करना कि इसको पहले रीड ना करो, पहले अपने क्वेश्चन रीड करो फिर इस पे जाओ। अगर आपको रीड करना भी है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मैं पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि आपको आंसर किसके ढूंढना है। आप पढ़ तो लोगे, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा ढूंढोगे यार ये वर्ड कहाँ था, तो इसलिए अच्छा पहले उसको पढ़ो। और याद रखना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, लिबरलिज्म लिखा है यहाँ पर। अब बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सर यहाँ तक लिखूँ या यहाँ तक लिखूँ या कहाँ तक लिखूँ, यहाँ तक लिखूँ, क्या लिखूँ? देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप है ना कम लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, गलत कम लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, ज़्यादा लिख दोगे तो चल जाएगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि यार सर इतना लिखूँ या इतना लिखूँ, कितना लिखूँ, तो ज़्यादा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसकी डेफिनेशन यहीं तक होनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को थोड़ा डाउट है, तो पूरा लिख कर आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। ओके जी, तो नेक्स्ट आपका ये पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये सत्याग्रह से रिलेटेड है, नाम से ही फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉरशिप द वॉर गॉड्स। गॉड मतलब जो हमारे ब्रिटेन है, सिंपल सी एक लाइन लिखी होगी यहाँ पर, देखो, द ब्रिटिश वॉरशिप वाज द वॉर गॉड, ठीक है, लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो आपको पता चल ही गया कि ब्रिटेन है इसका आंसर, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ा करो, बिल्कुल देखो मेरी नज़रें सीधा यहीं पर गई। ओके, सत्याग्रह इज़ अ प्योर, क्या है सत्याग्रह प्योर? ये लिखा, क्या है सत्याग्रह प्योर? ये लिखा, सत्याग्रह इज़ अ प्योर सोलफुल,
सोलफुल लिख देना, बात खत्म। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द सोल, ट्रूथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ में बताओ कि सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब बताना है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि आपको, अगर आपका जो मोटिव है वो सही है तो आपको खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से भी अपनी बात मनवा सकते हो, जो भी आपको सरप्राइज कर रहा है उसको रोक सकते हो। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि इन विच, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 25 क्वेश्चन है ये कि इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नॉट लिखा है। दोस्त याद रखना, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करके आते हैं कि वो नॉट पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है क्वेश्चन पेपर देख के। आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर कोल डिपॉजिट ज़्यादा नहीं है। तो अब देखो, ढूंढने की कोशिश करो, अगर अब वैसे आपको आंसर पता है तो आपको पता होगा कि राजस्थान में कोल डिपॉजिट नहीं है, बट फिर भी इसमें देख लो, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं कि ये देखो, ये लिखा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कोल वगैरह के डिपॉजिट बहुत हैं, तो यानी इन 3 स्टेट में, राजस्थान में नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में अबंडेंस ऑफ वाटर है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आपको वाटर मिल जाता है। राजस्थान में नहीं, लद्दाख में नहीं। लद्दाख में आपको बता दूँ डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट है, ठंड का डेजर्ट है वहाँ, शायद आपको पता हो। अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर आपको पानी मिलेगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता। वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन में मतलब बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलग से क्वेश्चन में जो वीडियो बनाई थी PYQs, तो मैंने इंक्लूड किया था। जो आपके ये रिसोर्स प्लानिंग होती है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा रिसोर्स आपके पास कितना है। ठीक है, और आगे की जनरेशन के लिए भी बचे। ठीक है, साथ में करने से जो वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वाटर है वो बहुत कम मिलता है, और वाइटल रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत। ये लिखना है आपको। ठीक है, यहीं से लिख देना, ये तो आप पैराग्राफ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो यहीं से ही बताना। देखो यहाँ से लिखा ही होगा डायरेक्टली द कोल्ड डेजर्ट, यहीं से। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको ज़्यादा आएंगे, अनसीन नहीं मिलेंगे, सारे सीन मिलेंगे। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है सारा सीन है, मतलब बुक के अंदर से ही है। डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन इन योर ओन वर्ड, तो रैपिड इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। रोल ऑफ एमएनसी, एमएनसी क्यों इंपॉर्टेंट है? एमएनसी क्या करती है, यहाँ लिखा ही होगा कि वो हर कंट्री से क्या करती है, अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करती है, और जिस कंट्री से हमें सस्ती चीज़ें मिलती है वहाँ से कलेक्ट करके कंट्रियों को इंटीग्रेट करती है। जैसे पाकिस्तान से कुछ सस्ता मिल रहा है, इंडिया से कुछ सस्ता मिल रहा है, बांग्लादेश से कुछ सस्ता मिल रहा है, अमेरिका से कुछ सस्ता मिल रहा है, फिर एमएनसी उसे बनाएगी और बेचेगी। तो इससे क्या होता है, अलग अलग कंट्री आपस में साथ में आती है, इंटीग्रेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सीधी बात है, ग्लोबलाइजेशन की यानी कि ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन की जो स्पीड है, पेस है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेजर टू एंश्योर द ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन पता ही है आपको, मैंने ये भी क्वेश्चन अलग से करवाया था, और एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर पे भी आ सकता है, 1 नंबर में दे रखा है वैसे। तो ये होना चाहिए कि वर्कर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो, सारे के सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों को ही फ़ायदा हो रहा हो ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, और अगर किसी लोकल प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट करके हम फेयर ग्लोबलाइजेशन ला सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें यही कि अगर गवर्नमेंट चाहे और उसे लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो चाहे तो ट्रेड बैरियर भी लगा सकते हैं। ट्रेड बैरियर की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ओके, अब आ जाते हैं हम 5 नंबर के क्वेश्चन पे, सेक्शन डी। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट की डेफिनेशन देनी है आपको। क्रेडिट क्या होता है कि जब पैसे लिए जाते हैं किसी भी पर्सन से और रीपे करने का एक प्रॉमिस किया जाता है तो उसको क्रेडिट कहते हैं। और क्रेडिट जो है वो असेट भी हो सकता है और डेट ट्रैप भी हो सकता है। असेट यानी इसमें आपको एग्जांपल देना है, सलीम का एग्जांपल आपकी बुक में लिख रखा था शायद। उसने क्या किया, क्रेडिट लिया, उधार लिए पैसे, अपने बिज़नेस को रन किया, उसका बिज़नेस चल गया और उसने लोन को रीपे कर दिया और उस लोन ने उसकी बहुत हेल्प करी। ठीक है, बट डेट ट्रैप भी है। डेट ट्रैप यानी मान लो एक किसान के लिए, किसान ने फसल के लिए क्या किए थे, पैसे लिए थे। अब पैसे तो ले लिए उसने, लोन तो ले लिया, बट अब क्या है, वो लोन चुका नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई। फिर दोबारा से पैसे लेगा, फिर दोबारा से लोन चुकाने की कोशिश करेगा और मान लो दोबारा भी ख़राब हो गई, तो वो फंस गया। अब इम्पॉसिबल हो गया। डेट ट्रैप आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन द लोन इज़ इम्पॉसिबल टू रीपे। मतलब लोन जब हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है रीपे करना, तो उसको डेट ट्रैप कहते हैं। तो क्रेडिट का ढंग से यूज़ किया जाना चाहिए। अगर ढंग से यूज़ किया जाता है तो वो असेट भी बन सकता है और डेट ट्रैप भी बन सकता है।
ठीक है, एग्जाम्पल देके बताना, बहुत अच्छे से बता सकते हो। मैंने इंक्लूड करा है आपको, मतलब जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी तो उसमें डाल रखा है, और ये चैप्टर जो है एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, देख कर आ सकते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है, और वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है। अब सर इसमें करे क्या एक्सप्लेन? सबसे पहले तो यार सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ, ठीक है, कि क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। 200 और गांव के जब 15-20 लोग मिलके अपने पूल करते हैं पैसे, ठीक है, तो उसी को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये औरतों के लिए गांव के अंदर उनकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग साथ में आते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, ठीक है, और अगर वो रेगुलर रहते हैं तो बैंक भी उनको लोन दे देता है उनके नाम पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे। और ये ओवरऑल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने उसमें कवर करवा रखा है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि द राइज ऑफ रीजनल पार्टी, ठीक है, लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन। अब है ना, बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये चैप्टर कौन सा है, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, ये आपका चैप्टर फेडरलिज्म है, ठीक है। अभी फेडरलिज्म कैसे है आपको याद होगा, बिल्कुल एंड में हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के एंड में सेंटर स्टेट रिलेशन, याद है ना आपको, जिसमें हमने देखा था कि सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। 1990 से पहले जो था वन पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस का, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हो चुका है। अब बहुत सारी पार्टी आ चुकी है, बहुत सारी रीजनल पार्टी आ चुकी है, एरा ऑफ कलीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी पार्टी है उनकी भी पावर बढ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्या किया, स्ट्रेंथन किया। मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी कि कांग्रेस जब पूरे इंडिया में थी ना, वन पार्टी थी, तो उसने अपनी पावर का मिसयूज़ भी किया था। पर अब उसके साथ छोटी छोटी कंपनी जो पॉलिटिकल पार्टी मिल चुकी है। तो जैसे कि मान लो दिल्ली में है, दिल्ली में मान लो इस टाइम मान लो कि कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है हर स्टेट में, दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, बट दिल्ली ने उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो क्या कभी भी जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली की गवर्नमेंट को हटाना चाहेगी? बिल्कुल नहीं हटाना चाहेगी। पावर का मिसयूज़ करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है जी हम दिल्ली के सपोर्ट से ही आगे आए हैं, दिल्ली की बहुत सारे मिनिस्टर ने हमें सपोर्ट किया, अपनी सीटें दी है, तभी हम आगे आए हैं। तो इसलिए वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रीजनल पार्टी है उनके आने से फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। ओके, इसका और वाला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट फीचर बताने आपको फेडरलिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोबारा से बोल दूं, फीचर लिखने हैं आपको फेडरलिज्म के, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाकर वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके आराम से इसके कर सकते हो। ओके, वैसे तो पता होना चाहिए आंसर आपको कि ठीक है कि फेडरलिज्म क्या होता है। जब बहुत सारी क्या कह सकते हैं हम, स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो क्या कह सकते हैं जुडिक्शन होता है उनका, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ डिड द फीमेल फिगर बिकम द एलिगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, नेशनलिज्म एमर्ज हो रहा था, ठीक है। और नेशनलिज्म एमर्ज हो रहा था ना, तो जो हमारे कलाकार थे, ठीक है, हमारे जो डिफरेंट आर्टिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारी कंट्री है, कंट्री को क्या किया था, पर्सोनीफाई किया था, एक कंट्री को पर्सन की तरह दिखाने की कोशिश करी थी। और उन्होंने इस पर्सोनीफाई के लिए एलिगरी को जो चूज़ किया वो थी फीमेल एलिगरी, यानी फीमेल को यूज़ किया, फीमेल को एक कंट्री की तरह पर्सोनीफाई किया जाता था, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है मारियान था कहाँ पर, फ्रांस में मारियान था, वो रेड टोपी पहनती थी, तिरंगा वगैरह, है ना, और कलंगी जिसे कहते हैं ना, ये कलगी, ये सारी की सारी चीज़ें पहनी हुई थी उन्होंने। और अगर हम बात करें जर्मन की, तो जर्मेनिया थी, ठीक है, उन्होंने ओक का एक ताज पहना हुआ था सर पे, है ना, मुकुट वगैरह पहना हुआ था, और वो वीरता, ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये दो हो गए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो। ये जो एलिगरी होती है वो असल में कोई पर्सन नहीं होती, ये बस रिप्रेजेंटेशन होता है एक कंट्री का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने कवर करवाया ही था, बिल्कुल एग्जैक्ट ही क्वेश्चन, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एन एग्जांपल फ्रॉम योर एरिया। अपने एरिया से एग्जांपल लो, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस बताना है, कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर, सिंपल सा डिफरेंस बताना है। ये भी डायरेक्ट आंसर था। प्राइवेट जो होता है उसमें क्या होता है कि ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो पब्लिक होती है वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट जो होती है ओन्ड बाय इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि इनका प्रॉफिट मोटिव जो होता है वो नहीं होता, इनका पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा मेन मोटिव होता है, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री का जो मोटिव होता है वो पैसे कमाना होता है,
जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में कंपनियों के नाम वगैरह ले देना आप। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं कि रेलवे, और प्राइवेट सेक्टर में आप ले देना टाटा टेलीकॉम वगैरह, रिलायंस वगैरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ द इकोनॉमी स्ट्रेंथन ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट। और ये आपको सिंपल है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, या हम बैकबोन ऑफ इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्यों कहते हैं, वो सारा का सारा बताना है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, एग्रीकल्चर से जो बर्डन हटाती है, वो बर्डन है उसका, लोगों का वर्क का, वो हटाती है, और साथ में मॉडर्नाइजेशन करती है। सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये ओके, अब तो मैप आ गया डायरेक्टली। ठीक है, ये मैप वैसे तो मैंने करवाए हैं, जैसे कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, बाकी 5th चैप्टर के अभी मैप नहीं करवाए, बट आपको पता होना चाहिए। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो जो मतलब जो चंपारण तो नहीं, सॉरी, इंडिगो कहाँ पर किया था। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ में किया था, सॉरी बिहार में किया था, चंपारण के अंदर। आई होप आपको पता हो, है ना। जहाँ तक मेरे को पता है चंपारण, और ये थोड़ा सा दिक्कत है कि चंपारण, मैं आपको बता दूं न्यू बुक में है ना, जो चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये हमारा खेड़ा हो गया, दोनों की दोनों 1917 में दे रखे हैं। अगर आपने मेरी 1 पार्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। एक बार अपनी बुक में भी चेक करना, 1917 ही लिखा होगा, तो 1916 मत लिख कर आना दोस्त, अगर आ जाए तो चंपारण आपको कहाँ है पता है, बिहार के अंदर है, तो ये मार्क कर देना आपको। ठीक है, ये रहा बिहार के अंदर, मार्क कर देना। जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो ये पूछा गया है, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसमें मार्क पूछा नहीं था, कि 1920 का दिसंबर का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। आपको ये बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल्ड ऑफ कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ, किस इंसिडेंट की वजह से, तो चौरी चौरा। ठीक है, गोरखपुर, यूपी। नेक्स्ट है कि नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, ये वैसे ऊपर पूछा गया है आपसे, तो याद रखना ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, हाँ जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है नरूरा, तो या उत्तर प्रदेश के मार्क कर देना आप, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो देखो मैप तो आपको याद होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ककरापुरा, ठीक है, ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये भी आपका गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, और कांडला पोर्ट ये भी पता है आपको गुजरात के अंदर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर इसके आंसर वगैरह चाहिए तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि इसके आंसर भी आपको दे दूँ। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, एसएसटी का एक चैप्टर कवर करवा चुका हूँ मैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चैप्टर सिंपल है, चैप्टर प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज, खत्म, कुछ नहीं रहेगा आपका, सारे के सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया, वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा देना। क्यों, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैं जहाँ पहली वीडियो जब अपलोड करूँगा ना उस पर, तभी धमाका मचा दूंगा, फेस के साथ वीडियो बनाऊंगा, और पहली वीडियो में ट्राई करूँगा ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँ जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सको। अगर आप ये सोचते हो मैं 10th में हूँ, मैं अर्न नहीं कर सकता, तो आप गलत सोचते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th में होकर भी बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन दबाना आप मत भूलना। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट है। टेलीग्राम डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, या टेलीग्राम पे ही सर्च कर लेना मेन पॉइंट स्टडी 10th, तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। उसको आप ज्वाइन वगैरह कर लेना, कोई पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, फ्री है वो एकदम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो वहाँ से आप डायरेक्टली नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।